हेलो एंड वेलकम बैक। आज है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो 6। पिछली वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो चैनल के अंदर। आज हम रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं 1.6 टॉपिक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। कॉन्सेप्ट इज गिवन टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सच एज बेंजीन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात दिमाग में याद रखना कि आपको थोड़ा सा इमेजिनरी वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक्स तो यहाँ पे दिए गए हैं लेकिन यहाँ पे जो फीलिंग्स है रेजोनेंस की वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है। इसको आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाना पड़ेगा। तो बेंजीन के जो स्ट्रक्चर हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पहला ये, दूसरा ये। अब इन दोनों में बॉन्ड का ही फर्क है, इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, और यहाँ पे भी अलग अलग है। हालांकि स्ट्रक्चर 1 को अगर मैं किसी को दूंगा और 2 को किसी और को दूंगा तो दोनों बोलेंगे कि ये बेंजीन है। लेकिन क्या है कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बोथ दी स्ट्रक्चर आर कन्वेंशनल वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर। वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको पता है ना, जिसके अंदर ऑर्बिटल मिलते हैं। स्ट्रक्चर ईच ऑफ विच एक्सप्लेन मोस्ट बट नॉट ऑल ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं। मान के चलिए ये 80% प्रॉपर्टीज को दिखा पाता है, लेकिन 20 बच जाती है, तो 20 ये वाली दिखा पाता है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी जो 100% प्रॉपर्टीज को शो कर पाती है। उसी को हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि इसलिए ही दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ताकि एक आधी प्रॉपर्टी दिखा सके और दूसरा बची हुई आधी प्रॉपर्टी दिखा सके। इसीलिए बोला है विच एक्सप्लेन मोस्ट बट नॉट ऑल ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज। बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों को हम क्या टर्म देंगे? कंट्रीब्यूटिंग। तो कंट्रीब्यूटिंग वर्ड याद रखना। अब कंट्रीब्यूटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो 80% मैंने आपको बोला कि ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है और 20% ये, तो 80% कंट्रीब्यूशन इसकी है, 20% कंट्रीब्यूशन इसकी है, 100% कंट्रीब्यूशन बनाने में, जो कि है रेजोनेंस हाइब्रिड या ओरिजिनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेजोनेंस हाइब्रिड इज द ओरिजिनल मॉलिक्यूल इटसेल्फ। इसका सिंबल ये होता है जो कि यहाँ बीच में है, ठीक है, लेकिन इसको हम ड्रॉ नहीं कर पाते, बस यही एक डिसएडवांटेज है। तो इसलिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर को बनाया गया है ताकि किसी तीसरी स्ट्रक्चर को हम इमेजिन कर पाएं जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड है। इन दोनों को हमने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोला गया क्योंकि ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वर्ड के ऊपर ही इनका आंसर है कि ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू और मोर कन्वेंशनल वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर टू अराइव एट एन एंटायरली न्यू स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस। मैंने वही बताया आपको, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन वो नहीं जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब दो चीज़ें मिलती हैं और तीसरी एक अलग चीज़ बना देते हैं, उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन 1 and 2 स्ट्रक्चर नाइदर आर बेंजीन, इट इज समवेयर इन बिटवीन देम। वही कहा कि ये 20% शो करती है, ये 80%। ध्यान रखना है 20 और 80 मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो आप भी इसको अपनी तरफ से ही इमेजिन करना ताकि आपको समझ आए। 20 और 80 है, तो ये दोनों ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये कहीं 100% स्ट्रक्चर है जिसको हम ड्रॉ नहीं कर पाते, लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा। Bonds are also equivalent and intermediate between सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब आपको इमेजिनेशन थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। क्या बोला गया कि ये जो सिंगल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नहीं है। ध्यान से समझना, ये कहीं सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच का कोई बॉन्ड है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंगल और ये जो डबल है, इन दोनों के बीच में एक इस तरीके का बॉन्ड, दिमाग में सोचना सिर्फ, ठीक है, जो दो भी पूरा नहीं है वो एक भी पूरा नहीं है, उन दोनों के बीच में एक अलग सा बॉन्ड है। उसी के हमने यहाँ पे बोला कि इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड।
प्रूव कैसे हुआ, इमेजिनेशन तो हमने कर ली लेकिन प्रूव कैसे हुआ, तो प्रूव्ड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन हुआ। कार्बन कार्बन जो बेंजीन के अंदर थे वो 139.7 pm बॉन्ड लेंथ थी जिनकी, उसी को अगर हम बेंजीन के अलावा कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को देखें तो वो 154 है और डबल बॉन्ड को देखें तो 134 है। तो ये इन दोनों के कहीं बीच में आता है। तो वही हमने बात बोली कि ये जो सिंगल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में वो कहीं बॉन्ड आता है जो 100% वाली स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए तो हम इनको ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इनके बॉन्ड्स को नहीं बना सकते। अब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, अब बोला जा रहा है कि वो सिंगल बॉन्ड भी नहीं है और वो डबल बॉन्ड भी नहीं है, वो कहीं बीच में है। अब बीच वाले को हम ड्रॉ नहीं कर पाते, इसलिए हम दो स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए भी और स्ट्रक्चर के लिए भी। तो होपफुली इतना आपको समझ आया होगा। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी की। एनर्जी फॉर अनयूजुअल स्टेबिलिटी एंड रिमार्केबल बिहेवियर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के पास एक स्टेबिलिटी होती है जिसको हम रेजोनेंस एनर्जी भी बोलते हैं, 151 किलोजूल मोल इनवर्स, बट इन हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड लेस इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 151 किलोजूल मोल केवल हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर है। हाइब्रिड मतलब 100% वाला, जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके अंदर ही इतना है। बाकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ए एंड बी अगर दो स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 2 है, तो ये दोनों कंप्लीट स्ट्रक्चर तो नहीं है, इन दोनों से मिलके कंप्लीट बनेगा। तो जो कंप्लीट बनेगा उसी की तो 100% पावर होगी, रेजोनेंस एनर्जी होगी 151। तो ये रही रेजोनेंस। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर 1 है और स्ट्रक्चर 2 है, तो जो रेजोनेंस है वो ऐसा नहीं होगा कि किसी टाइम में 5 मिनट के लिए ये हो गया और 5 मिनट के लिए ये हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फॉर्म में भी कि स्ट्रक्चर आधा मतलब 50% सॉल्यूशन में ये पहली स्ट्रक्चर और 50% सॉल्यूशन में दूसरी स्ट्रक्चर है, ऐसा भी नहीं होगा। होगा क्या कि स्ट्रक्चर एन बनेगी, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के एक तीसरी स्ट्रक्चर बनेगी जो कि इंटरमीडिएट होगी इन दोनों के बीच में। होपफुली आपको रेजोनेंस हल्की सी समझ आई होगी, हल्की सी समझ आई होगी अभी। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और भी आपको डीप में पता लगेगा। जो एग्जाम्पल है बहुत ही ईजी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की 3 स्ट्रक्चर है यहाँ पे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम किसी एक स्ट्रक्चर से ऑल दी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यही रेजोनेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ को चले गया ये, और यही वाला डबल बॉन्ड इधर को भी जा सकता है। तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी आ गई। तो ये इसके 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। और जो हमने पीछे बात करी थी बॉन्ड लेंथ वाली, इसमें भी 115 pm बॉन्ड लेंथ है कार्बन डाइऑक्साइड के CO में। ठीक है, बट यूजुअली 122 pm होती है बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, डबल बॉन्ड वाले बीच में। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, उसके भी 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, एक में डबल बॉन्ड नीचे को है, दूसरे में डबल बॉन्ड ऊपर को है। यहाँ पे ये जो एरो है इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ आप एग्जाम्पल को सिर्फ एग्जाम्पल की तरह समझिए। आप देखिए कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, एक के अंदर डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरे में डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉन्ड होते हैं इनके ना ही डबल बॉन्ड होते हैं ना ही सिंगल बॉन्ड होते हैं, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बताया है कि डबल बॉन्ड एक यहाँ पे भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये वाला भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, और एक बार यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो यहाँ वाला भी डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। तो ये आगे इसकी रेजोनेंस। अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइईन। इसके अंदर भी ऐसा ही है, अगर आप ढंग से देखोगे तो एक बार चार्ज इधर को जाता है, दूसरी बार चार्ज इधर को जाता है, और ये इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। इन एग्जाम्पल को अगर आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस लिए हो रहा है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड इधर क्यों गया और फिर इधर क्यों गया, इसको समझना जरूरी है। एग्जाम्पल से ऐसा समझते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन से, जो पहली स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पे कंजुगेशन मेंटेन है, यानी कि डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरी में देखें तो इसके अंदर भी मेंटेन होने के लिए सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। और तीसरी के अंदर भी ऐसा ही है, कंजुगेशन को मेंटेन करने के लिए सिंगल फिर डबल फिर सिंगल है। इंटर कन्वर्जन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जो कर्व एरो होते हैं, आर यूज टू शो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कन्वर्जन स्ट्रक्चर 1 and 2। ठीक है, ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है। अब स्ट्रक्चर 1 सी बन सकती है क्योंकि हमने बात करी है कि मेन तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है। तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पे आपको पता है लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो एक लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। लोन पेयर नेगेटिव चार्ज से होते हैं, जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज लूज हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लग गया। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गए तो कंजुगेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ का जो डबल बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के ऊपर चले गए और विद इन रिजल्ट यहाँ पे लोन पेयर आ गए। ये जो लोन पेयर हैं नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बन गया। तो आप अभी तो हल्का सा समझ गए होंगे कि रेजोनेंस की जो स्ट्रक्चर है उनको बनाने के लिए हमारे को इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है और इन एरोज की मदद से हम क्या करते हैं, शो करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल जो पीछे एग्जाम्पल दिए गए थे उसी में ये है 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब यहाँ पे कंजुगेशन बनी हुई है, लेकिन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे को एक और बार इनको मूव करना पड़ेगा ताकि कंजुगेशन मेंटेन रहे, सिंगल डबल सिंगल। तो क्या हुआ, यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो इस सिंगल बॉन्ड के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। फिर उसकी मदद से क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ के जो डबल बॉन्ड था वो आगे ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड और इस तरीके से बन जाता जो कि गलत हो जाना था, कंजुगेशन मेंटेन नहीं होनी थी। तो हमारे को यहाँ पे भी क्या चाहिए था, एक सिंगल बॉन्ड चाहिए था। तो इसकी मदद से यहाँ पे ये आगे को ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, अगर उनके जाने पे क्या साइन लगेगा, फिर पॉजिटिव का, क्योंकि लूज हुआ है क्या, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे गेन हुआ है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव का साइन लगेगा। और ये रहे वो लोन पेयर जो यहाँ बॉन्ड से इसके ऊपर ट्रांसफ़र हुए हैं। तीसरी स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसा ही है। यही एक छोटी सी कहानी है, आई होप आप इसको समझे होंगे। इसको फिर से देख लो एक और बार, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको चार्ज तक भी समझा दूं कि चार्ज कैसे लगा और ये इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर कैसे मूव हुए, किधर को मूव हुए और क्यों मूव हुए। ठीक है, अब कंडीशन देख लेते हैं रेजोनेंस की, लेकिन मैं फिर से कहूँगा एक और बार कि आप पीछे देख लीजिए। अगर आपको रेजोनेंस के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका ट्रांसफ़र होना समझ नहीं आया है, क्योंकि बाकी तो लॉजिक सी हैं, वो थोड़ी सी अलग कहानी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव ओनली डिफर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे सिर्फ इनमें ही चेंज हुआ है, बाकी जो CH के एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो अपनी जगह हैं। तो यही होना चाहिए पहला कंडीशन। दूसरा है सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए या नियर द प्लेन होने चाहिए, जैसे ये सेम प्लेन है, ये भी सेम प्लेन में है। पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आपके सेम होने चाहिए। पेयर्ड और अनपेयर्ड का क्या मतलब है, इनसे मतलब है, इनसे मतलब है, तो ये भी सेम होने चाहिए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में। और करेक्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। सेम और
नियरली सेम एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी जो है वो उनकी सेम होनी चाहिए या नियरली सेम हो। मोर स्टेबलाइजिंग एनर्जी मोर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसकी ज़्यादा स्टेबलाइजिंग एनर्जी होगी उसके मोर कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड के चलते। मान के चलिए जैसे इसका रेजोनेंस इसकी जो स्टेबलाइजेशन है वो ज़्यादा है तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, इसकी स्टेबलाइजेशन अगर कम है तो ये कम कंट्रीब्यूट करेगा। चलिए आगे जान लेते हैं। हम स्टेबलाइजेशन की ही बात कर रहे थे, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मान के चलिए आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? क्योंकि हमने पीछे बात करेगी जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले है कि लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? 5 हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 है ना, तो 5 वाले पे टिक लगा दिए, यानी कि ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ चार्ज सेपरेशन मेक द स्ट्रक्चर लेस स्टेबल। यहाँ पे आप चार्ज देख रहे हैं तो उसकी वजह से ये लेस स्टेबल है, और यहाँ पे चार्ज का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसके चलते ये मोर स्टेबल है। फिर आ जाती है कि when electronegative group are involved the structure having नेगेटिव चार्ज के ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आर मोर स्टेबल देन अदर वे अराउंड। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो ये मोस्ट स्टेबल हुआ, क्योंकि इसमें यहाँ ऊपर वाला फंडा लगा, क्योंकि बोला गया है कि जिसके ऊपर चार्ज होगा वो लेस स्टेबल हो जाएगा जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा उससे, तो ये वाला मोर स्टेबल हो गया। अब इन दोनों में चार्ज बचता है तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा जो होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ? इंटरमीडिएट आया इन दोनों के बीच में, और ये लेस स्टेबल हुआ क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे लिखा हुआ है वे राउंड क्या होगा? अलग होगा। फिर क्या है? लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम आर हाईली अनस्टेबल। जैसे यहाँ पे है, इन दोनों में चार्ज नहीं है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इन दोनों के अंदर चार्ज है लेकिन आमने सामने है, एडजेसेंट एटम के ऊपर है, तब तो ये हाईली अनस्टेबल होंगे। ठीक है, ये इससे भी ज़्यादा अनस्टेबल होंगे। जिसके पास चार्ज की सेपरेशन है उससे भी ज़्यादा अनस्टेबल होंगे क्योंकि ये एडजेसेंट पोजीशन पे है। ठीक है, अब आ जाती है 8वीं, मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी रेजोनेंस हाइब्रिड की। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 3 स्ट्रक्चर है इससे हम कह सकते हैं कि ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजोनेंस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। रेजोनेंस हाइब्रिड ऑलवेज मोर स्टेबल होता है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से, तो यानी कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यह रेजोनेंस एनर्जी जिसको हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। डीलोकलाइजेशन आपको पता है जहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड के ऊपर आ जाना और इस डबल बॉन्ड का किसी अगले बॉन्ड को डबल बना लेना, यही डीलोकलाइजेशन होती है। इसको ही हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो measurement due to resonance and may be defined as difference in between the energy of the hybrid and most stable contributing structure। तो हम कह सकते हैं ग्रेटर रेजोनेंस एनर्जी होगी जब ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी। 151 किलो जूल मोल इनवर्स है हमारे पास। ये किसकी मदद से आई है? ये आई है हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबस्टन से। ठीक है, ये इसी की मेजरमेंट है। फिर आ जाती है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का क्या मतलब है? रेजोनेंस हाइब्रिड हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ दोज इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड की हमेशा जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो अलग होगी और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की अलग होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में
बॉन्ड है वो 155 pm का है और यूजुअली 122 pm का होता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। होपफुली आपको समझ आया होगा। वीडियो में मैंने पूरी ट्राई करी है कि आपको समझ आए। कहीं कोई प्रॉब्लम रही होगी तो उसके लिए सॉरी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।